हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि रिवीजन सीरीज चल रही है और इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आपके लिए प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन डेली यहाँ पर करवाते हैं, जिसमें आपके कल खालिस्तान मैंने करवाए थे। आज हम आपके सत्य असत्य जो भी इसमें प्रश्न बैंक में दिए हुए हैं और प्रश्न बैंक में आपको पूरी किताब से जितने भी सत्य असत्य बनते हैं, इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में उन्हीं में से पूछे जाएंगे, उनका सॉल्यूशन मैं आज आपको फिर से करवाने वाला हूं। तो जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, ये हमारा पोस्टर है और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको डेली वीडियो क्लासेस प्रोवाइड होती है। ज्यादा इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि हमारे ऑफिस का नंबर है। अब बढ़ते हैं इस सीरीज में आगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, कल हमने करा था 27वें नंबर क्वेश्चन तक। 27वें में आपका खालिस्तान है, प्रायिकता के बारे में पूछा गया है और इसी तरह अब आपका यहाँ पर आता है प्रश्न क्रमांक 3। अब प्रश्न क्रमांक 3 से आपका स्टार्ट हो जाते हैं सत्य और असत्य। तो सत्य और असत्य में हमें क्या करना है, सत्य असत्य में हमें करना है कि जो हमारा आंसर सत्य है उसको राइट क्लिक करना है, जो गलत है उसको गलत करना है। लेकिन अब यह सत्य है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है, ये भी मैं आपको इसके साथ साथ एक्सप्लेन करता चलूंगा ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे यहां पर अपना जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा ये है कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। मैं जरा पेज को सेट करता हूं ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन विजिबल हो सके। यदि क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ब्लर आपके फोन में यदि दिखता है तो आप उसकी क्वालिटीज बढ़ा दें, वीडियो क्वालिटी बढ़ाने के बाद आपको पूरी की पूरी जो पेज है, पूरा पीडीएफ जो है, आप उसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में उसकी तैयारी रिवीजन कर सकें। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या है अपना कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर जैसे कि आप समांतर श्रेणी पढ़ते हो, जैसे कि एक समांतर श्रेणी फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए लिख दूं 2, 4, 6, 8। अब यहाँ पर ये आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, ये आपका चौथा पद है। तो सार्वंतर का मतलब होता है किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर। मतलब आपका a2 माइनस a1, यहां से 4 में से 2 घटाओगे आपका 2 बचेगा, या इसमें से ये घटा दो, या a4 माइनस a3 कर लो, मतलब 8 माइनस 6। यहां भी अंतर कितना आया, 2। तो ये कहलाती समांतर श्रेणी, मतलब सभी में अंतर आपका समान होना चाहिए। तो सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, बिल्कुल, ऋणात्मक भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो यहां पर तीनों कंडीशन लागू होती है आपकी, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो ये हमारा हो जाएगा सत्य, एकदम राइट कथन है ये। अब सभी समबाहु त्रिभुज, क्या पूछा है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज कैसे त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज जिनको तीनों कोणों का योग 60 डिग्री होता है और तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, उनको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समबाहु त्रिभुज क्या बोला है, समरूप। समरूप का मतलब होता है जिनका रूप समान हो या जो देखने में एक जैसे दिखते हो। तो बिल्कुल सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये कथन भी हमारा इसके लिए सत्य होने वाला है। अब सभी वृत्त समरूप होते हैं, बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपका ये एक वृत्त बनाया, इसकी मैं त्रिज्या जैसे ले लेता हूं, यहाँ पर मैंने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक मान के चलते त्रिज्या का वृत्त बनाया। फिर मैंने यहाँ पर एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया, इसका केंद्र O है, इसका भी केंद्र O है, परिधि पर बिंदु A ले लिया, परिधि पर बिंदु B ले लिया। क्या ये दोनों देखने में एक जैसे हैं, बिल्कुल हाँ, हाँ ये देखने में एक जैसे हैं। तो वृत्त कैसे होंगे आपस में, वृत्त होंगे एकदम आपस में समरूप। अच्छा, वृत्त समरूप नहीं होते, ये आपका अगला क्वेश्चन इसके लिए पूछा है, तो हम इसके ऊपर वाला कर रहे हैं। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, बिल्कुल एकदम राइट है। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज वाला हो गया, वृत्त वाला हो गया। अच्छा, चौथा क्वेश्चन है, सभी वृत्त समरूप नहीं होते। तो जैसा आपने तीसरे में पढ़ा, इसका अपोजिट चौथा है, तो ये हमारा गलत है। सभी वृत्त कैसे होते हैं, सभी वृत्त हमारे समरूप होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। क्या पूछा है, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, बिल्कुल एकदम राइट है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती, इसका अपोजिट एकदम गलत है। लेकिन ये हमारा सही है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। यहां पर बिल्कुल कथन सत्य होने वाला है, कथन ये हमारा सत्य है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। कौन सा विलोम, कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती है, ये एकदम गलत है। ठीक है, तो ये कथन हमारा एकदम राइट होने वाला है।
अब P x, y की मूल बिंदु से दूरी, तो दूरी का सूत्र क्या होता है दोस्तों? आपका दूरी का सूत्र होता है, जैसे आपके दो निर्देशांक दिए हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मूल बिंदु से दूरी निकालना, चूंकि मूल बिंदु O मान लो आप, O का मूल बिंदु का निर्देशांक क्या रहते हैं? 0 0 रहते हैं। और एक बिंदु मान लो A के आपके ले सकते हो आप x कोमा y ले लीजिए, ठीक है। अब दूरी निकालना, चूंकि दूरी ये अपनी x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 है और ये y2 है। सो फॉर्मूले में पुट करेंगे x2 की वैल्यू x, x1 की वैल्यू आपकी 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस y1 की वैल्यू 0, इन दोनों का होल स्क्वायर। जब आप ये इसको होल स्क्वायर x माइनस 0 माइनस करेंगे तो x ही आएगा, मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आपका फॉर्मूला ये बन जाता है जो हमें दिया हुआ है कि बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होती है। बिल्कुल एकदम कथन हमारा सत्य है। चलिए चलते हैं अगले कथन पे। अगला कथन क्या कह रहा है हमारा? अगला कथन हमारा है किसी घटना E के लिए प्रायिकता PE बराबर या प्रोबेबल इवेंट नॉट प्रोबेबल इवेंट E इज इक्वल टू 1 माइनस PE, ठीक है। चूंकि मैंने आपको इससे पहले उसमें बताया था कि प्रायिकता, किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस, सॉरी यहाँ पर नहीं होने की लिख दिया, हम यहाँ पर लिख देते हैं होने की, ठीक है। इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो होती 1। तो यहाँ पर हम इसके लिए यदि वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बताया हुआ है। बिल्कुल एकदम सत्य है। यदि हमारे पास होने की घटना होने की जो संभावना होती है तो हम उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो वो नहीं होने की उसकी संभावना आ जाएगी। तो ये कथन भी हमारा एकदम सत्य होने वाला है। आप अपने या तो कॉपी में इन क्वेश्चंस को लिख ले, विद आंसर को टिक कर ले, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पूरे 7 क्वेश्चन खत्म होते हैं सत्य सत्य वाले। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे हमारा 8वां क्वेश्चन होने वाला है। 8वें क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे? 8वें क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि किसी घटना चलिए 8वां क्वेश्चन हमारा, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी अथवा उसके बराबर होती है। बिल्कुल, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, जैसे कि आपका प्रायिकता के लिए फॉर्मूला यहां पर होता है कि प्रायिकता का मान, जो प्रायिकता होती है आपकी हमेशा 0 से बड़ी या उसके बराबर, ठीक है। ये बड़े के लिए है, ये बराबर के लिए, और 1 से हमेशा छोटी या उसके बराबर होती है। प्रायिकता का मान 0 से हमेशा बड़ा होता है और 1 से हमेशा छोटा या उसके बराबर हो सकता है। बिल्कुल, घटना 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो ये कथन हमारा सत्य होने वाला है 8वां। अब प्रायिकता PE तथा PE बार, या प्रायिकता किसी घटना के होने की संभावना तथा नहीं होने की प्रायिकता, परस्पर पूरक घटना, ये एक दूसरे की अपोजिट है। हाँ, क्योंकि अपोजिट इसलिए है क्योंकि इन दोनों की वैल्यू होती है 1। एक में से दोनों को आप एक दूसरे को माइनस करके एक दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। पूरक होती है बिल्कुल, क्योंकि एक होने की है और एक नहीं होने की, तो ये एक दूसरे की पूरक, पूरक का मतलब होता है उल्टा, जरूर है। रेखिक समीकरण का मानक रूप, अब रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या आपका ये होता है? तो रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? रेखिक समीकरण, जैसा कि मैंने आपको बताया था बहुपद वाले चैप्टर में, कि रेखिक समीकरण हमारा होता है ax प्लस by प्लस c, ठीक है, बराबर में होता है 0। ये आपका होता है रेखिक समीकरण। तो क्या आपका ये वाला फॉर्म में है? नहीं। यहाँ पर ax है, b के पास y नहीं है, प्लस c है, मतलब यहाँ पर दो कांस्टेंट आपकी जो राशियां हैं वो है, मतलब 2 अचर राशियां हैं, तो इनका मान, मतलब रेखिक समीकरण का मानक रूप आपका ये नहीं होने वाला है। तो ये मतलब हमारा हो जाता है असत्य, और हम इसको आगे लगा देते हैं कि ये असत्य है, ठीक है। अब √5 एक परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या होगा, मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि परिमेय संख्याएं होती P/Q के रूप में, जहां पर Q बराबर नहीं होता है 0। P/Q का मतलब एक अंश होता है और एक हर होता है, जहां पर जो हर होता है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। तो क्या हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में आपको बताए हैं कि ये अपरिमेय संख्याएं होती है, तो ये हमारा गलत होने वाला है, ठीक है। अब ये भी इसी के जैसा है, तो ये परिमेय बोल रहा है संख्या है, तो बिल्कुल नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। फिर संख्या 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 1 प्लस 3, हमसे पूछा क्या ये भाज्य संख्या है?
तो मैंने इसका एक क्वेश्चन आपको एक प्रश्नावली में करवाया है कि 7 6 5 4 3 2 1 प्लस, क्या प्लस के इधर भी 3 है और प्लस के इधर भी 3 है, तो क्या दोनों में से 3 हम कॉमन ले सकते हैं? जी बिल्कुल जरूर ले सकते हैं। हमारा क्या बचेगा अंदर? हमारा बचने वाला 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना 1, प्लस में बचेगा, कॉमन ले चुके तो अब प्लस में बचने वाला है 1। अब चूंकि इन सब का गुणा होने के बाद प्लस यदि 1 होगा तो इसके बहुत सारे क्या होंगे? बहुत सारे गुणनखंड होंगे। अब गुणनखंड होंगे मतलब ये कैसी संख्या? भाज्य संख्या। चूंकि अभाज्य संख्याओं का सिर्फ दो गुणनखंड होते, कौन कौन से? एक तो एक होता है और एक स्वयं संख्या होती है। अब यहाँ पर इसके कई सारे गुणनखंड बनेंगे तो ये कैसी संख्या है? एक भाज्य संख्या है। तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी आपकी। तो एक भाज्य संख्या, बिल्कुल हाँ ये भाज्य संख्या है, ये हमारा राइट हो जाएगा। 17 23 29 का हमसे बोला है कि 17 23 और 29 का महत्तम समापवर्तक 2 होता है। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि ये जो संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब अभाज्य संख्याएं हैं तो क्या ये 2 से कटेंगी? बिल्कुल भी नहीं कटेंगी। तो इनका महत्तम समापवर्तक नहीं होता है 2, ठीक है। इनका महत्तम समापवर्तक आपका होगा 1, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, बिल्कुल, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। फिर घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्य हो सकते हैं। तो याद रखना द्विघात बहुपद आपका, द्विघात बहुपद